Hello students. In the last lecture I discussed three factors affecting evaporation. Today I am going to discuss the fourth factor which affects evaporation. अब उससे पहले फिर से हम evaporation डिस्कस कर लेते हैं कि evaporation हमने क्या पढ़ा था. आपने देखा कि लिक्विड को अगर आप हीट करोगे, लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस. लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस. तो ये चीज दो बार पॉसिबल है. ठीक है, दो वेज से पॉसिबल है. एक तो बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट हो, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होती है तो उसे बोलते हैं वेपराइजेशन या बॉइलिंग. या तो वेपराइजेशन या तो बॉइलिंग बोलते हैं. बट कभी कभी आपने देखा होगा कि सनलाइट की वजह से या हीट की वजह से बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही सरफेस का वाटर क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होने लगता है. सो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस below its boiling point is known as evaporation and at its boiling point इसको boiling बोलते हैं या vaporization बोलते हैं. अब हमने लास्ट लेक्चर में तीन फैक्टर्स देखे थे. सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे. मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप क्लोथ्स को पूरा फैला के आप क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए कैसा करते हो, सरफेस एरिया ज्यादा रखते हो. ठीक है, क्लोथ्स एकदम फैला के हम ड्राई करने डालते हैं. ठीक है, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है इवेपोरेशन उतना क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है. सेकंड हमने पढ़ा था विंड स्पीड. अगर विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा लिक्विड को क्या करेगी, इवेपोरेट कर सकती है क्योंकि हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा. देन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी हमने क्या पढ़ा था, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. ह्यूमिडिटी हमने पढ़ा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. तो मैंने आपको बोला कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स का जो कंटेंट है वो फिक्स्ड है कि इससे एक्सीड नहीं हो सकता. तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स क्या है, ज्यादा है. तो ऑलरेडी अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं तो और वाटर वेपर्स फॉर्म होंगे लिक्विड से, नहीं होंगे, या रेट बहुत क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. सो इफ ह्यूमिडिटी इज हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस. एक फैक्टर मैंने आज के लिए बाकी रखा था, वो कौन सा फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर. बाकी कौन सा रह गया है अभी आज के लिए, टेम्परेचर. तो आप खुद सोचो, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्वियसली लिक्विड टू गैस कन्वर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा. समर में इवेपोरेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू विंटर्स. व्हाई? बिकॉज इन समर टेम्परेचर इज रिलेटिवली हाई. सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस. सेकेंड, इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस then also rate of evaporation increases. Third, if wind speed increases then also rate of evaporation increases. मतलब ये तीनों को इंक्रीज करें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. बट जो लास्ट है उसमें उल्टा है, ह्यूमिडिटी. सो इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो ये चार फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, इनको आपको एक्सप्लेन भी करना है. ऑलरेडी इसके आंसर नोट्स में आपको मिल जाएंगे. टेक्स्ट बुक में आपको एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. दैट टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 9. 9 पे आपको पूरा टॉपिक दिया है, सो यू कैन राइट फ्रॉम दैट. आपको समझ में आ चुका होगा. अब जो लास्ट टॉपिक हमने बाकी रखा है, मतलब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बट उसके क्वेश्चंस बाकी हैं, इंडेक्स क्वेश्चंस बाकी हैं और एक्सरसाइज बाकी है. तो जो लास्ट टॉपिक बाकी है वो कौन सा टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बट इसके क्वेश्चंस हमने बाकी रखे थे. तो लास्ट टॉपिक जो है वो है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है. Evaporation causes cooling. Now how evaporation causes cooling? So suppose surface पे यहां पे water spray है, water spray किया हुआ है, ठीक है, या तो वाटर है सरफेस पे. तो क्या होगा,
सनलाइट अगर यहां पे आ रही है तो उस सनलाइट से ये जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। गैस में कन्वर्ट होने के लिए उसे हीट तो चाहिए, भले ही बॉइलिंग पॉइंट जितनी नहीं चाहिए बट हीट तो चाहिए। तो वो हीट कहां से मिलेगी? उसे यहां पे जो हीट मिली वो कहां से मिली? फ्रॉम सराउंडिंग्स। कहां से हीट मिली? फ्रॉम सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब एनवायरमेंट में जो भी हीट है, जैसे शाम के टाइम पे आपने पानी डाला अपने गार्डन में या अपने लॉन में आपने पानी डाला, तो वो पानी से कूलिंग इफेक्ट आता है। तो पानी डालने से कूलिंग इफेक्ट नहीं आया, वो वाटर जब इवेपोरेट हुआ, ठीक है, वो वाटर जब इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेट होने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी उसे कहां मिलेगी? सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होगा। तो सराउंडिंग से वो एनर्जी यूज हो गई, मतलब सराउंडिंग में उतनी हीट क्या हो गई? इसको गैस में कन्वर्ट करने में यूज हो गई, तो उतनी हीट कम हो गई। हीट कम हो गई तो वो आपको क्या देगा? कूलिंग इफेक्ट देगा। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस थिंग कि इवेपोरेशन हमेशा क्या कॉज करेगा? कूलिंग। ओके, अब वन बाय वन हम इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इसका एक और एग्जांपल है कि आप देखो, एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ये मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले भी बताया था कि सपोज आप फ्रिज में से बहुत ही ठंडी बॉटल निकालते हो, तो उस बॉटल के सरफेस पे देयर आर टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, धीरे धीरे टाइनी ड्रॉपलेट्स उस बॉटल के सरफेस पे आ जाते हैं। तो वो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स आए, सपोज ये बॉटल है, ठीक है, तो इसके यहां पे सरफेस पे टाइनी ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। तो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स किसके हैं? अंदर वाले वाटर बाहर आ गया है, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लीकेज तो होगा नहीं वाटर का। तो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स किसके हैं कि यहां पे जो सराउंडिंग्स में वाटर वेपर है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग्स या एनवायरमेंट, वो क्या होंगे? इसके चिल्ड इफेक्ट से, यहां पे टेम्परेचर क्या है? बहुत ही कम है, तो उनका क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। सराउंडिंग में टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, आपने एकदम ठंडी बॉटल निकाली, उसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो वाटर वेपर्स जब इससे स्ट्राइक होंगे तो यहां पे सरफेस पे क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन से जब गैस कूल होती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड में। तो जो वाटर वेपर्स कूल होंगे तो वो किस में कन्वर्ट होंगे? लिक्विड वाटर में, ड्यू टू कंडेंसेशन। Clear? So the tiny droplets which we observe on the surface of a ice cold water bottle, those tiny droplets are actually the water vapors present in the atmosphere which got condensed due to the very low temperature of this water bottle. Okay? तो इस टाइप का प्रोसेस होता है। क्लियर? फिर मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल बताया कि एसीटोन आप पाम पे डालते हो तो क्या होता है। अब यही सब इसी टाइप के क्वेश्चंस हम आगे पढ़ते हैं। सो आप पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन देखो। फर्स्ट, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? Now what is the meaning of this dry day? Dry day का मतलब क्या होता है? Dry day मतलब कि मॉइस्चर नहीं है इतना एटमॉस्फेयर में। जब रेनी सीजन पास में आता है आजकल आप देखोगे कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, तो वो ड्राई डे नहीं है। ड्राई डे मीन्स वेरी लेस मॉइस्चर। सो ड्राई डे का मतलब हो गया लेस ह्यूमिडिटी। ड्राई डे का मतलब क्या हो गया? लेस ह्यूमिडिटी।
नाउ हाउ डज अ कूलर वर्क्स? कूलर वर्क कैसे करता है? तो कूलर में आपने देखा होगा कि कूलर में सपोज इस टाइप का है, ठीक है। यहां पे इसका कूलिंग फैन है, ठीक है। यहां पे इसका कूलिंग फैन है और यहां पे पीछे आपने देखा होगा ग्रास होती है साइड में, दोनों साइड मींस पीछे के 3 फेसेस पे ग्रास होती है, ठीक है। यहां पे अंदर क्या होता है? वाटर फील्ड होता है। अब कूलर क्या करता है? कूलर वाटर पंप करके ये ग्रास क्या होती है? वेट होती रहती है। कूलर में क्या होता है? अंदर से वाटर पंप होके ये ग्रास पे आता है, तो वो ग्रास क्या होती है? वेट होती है। ग्रास में वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब सराउंडिंग्स में वो यहां से तो वेंट से वो हवा आएगी, बट वो हवा इतनी ठंडी क्यों आती है? क्योंकि सराउंडिंग से यहां पे जो ग्रास वेट हुई, ठीक है, यहां पे जो भी है यहां पे अलग अलग टाइप के कूलर्स में अलग अलग टाइप की चीजें यूज होती हैं। सो यहाँ पे वो जो भी चीज यूज हो रही है वो क्या करती है? मॉइस्चर क्या बोलते हैं, वाटर को रिटेन करती है। यहां पे जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, दिस वाटर विल इवेपोरेट बाय एब्जॉर्बिंग heat from environment. This water will evaporate by absorbing heat from environment, और वो हीट को वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट एब्जॉर्ब करके वो वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो क्यों करेगा? इवेपोरेट होने के लिए। दिस वाटर विल इवेपोरेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम एनवायरमेंट। अब वो इवेपोरेट हुआ, उसने एनवायरमेंट की हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो यहां जो ग्लास से जो भी चीज यूज हो रही है वो क्या हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वो बार बार वाटर पंप हो रहा है, तो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, पहले पंप होके उस पर आता है, फिर इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो इस इवेपोरेशन से सराउंडिंग्स एकदम ठंडी हो जाती है, और वही एयर बाहर पंप हो रही है, बाहर ब्लो हो रही है, तो वो एयर बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। अब आपका क्वेश्चन क्या था? ये तो कूलर की वर्किंग हुई। आपका क्वेश्चन था कि व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? सो ऑन अ हॉट ड्राई डे देयर इज वेरी लेस ह्यूमिडिटी, सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो गया? बढ़ गया। ह्यूमिडिटी कम है, इसका मतलब क्या है? वाटर वेपर्स का अमाउंट कम है एटमॉस्फेयर में, तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। नाउ ऑन अ हॉट ड्राई डे द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, सो The desert cooler cools better on a hot dry day. पहले आपको कूलर का फंक्शनिंग एक्सप्लेन करना है, आपके नोट्स में इसके आंसर दिए, तो उससे आप पढ़ सकते हो। एग्जैक्टली यही दिया है कि पहले कूलर की फंक्शनिंग बताइए, फिर बताया ऑन हॉट ड्राई डे ह्यूमिडिटी इज लेस, सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस व्हिच कॉजेस अ बेटर कूलिंग इफेक्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर? ये मैंने बताया था, पॉट में पोर्स होते हैं, वाटर पोर्स में आता है, सराउंडिंग्स की हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होता है, तो सराउंडिंग्स कूल रहती हैं अर्थन पॉट के आसपास, तो अर्थन पॉट में पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट? हम अपने पाम पे एसीटोन लें, पेट्रोल लें या परफ्यूम लें, तो वो क्या होते हैं? बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो सकते हैं, ठीक है। अब वो इवेपोरेट हो गए, एसीटोन बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, पेट्रोल बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो जैसे ही आपने पाम पे लिया एसीटोन या पेट्रोल, तो वो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट कैसे हुआ? हमारी बॉडी की, हमारी पाम की हीट एब्जॉर्ब की, पाम की हीट एब्जॉर्ब की, तो पाम क्या फील करेगा? रिलेटिवली कोल्ड, ठीक है। आपकी पाम की हीट एब्जॉर्ब करके वो एसीटोन इवेपोरेट हुआ, क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी का भी एक टेम्परेचर होता है, सो वो हीट एब्जॉर्ब करके वो तुरंत क्या हो जाएगा? इवेपोरेट। नेक्स्ट, व्हाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप? अब कप में आपने हॉट टी,
चाय पी रहे हो आप कप में, बहुत गर्म है, तो उसे ठंडी होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि कप में अगर आप देखोगे, ठीक है, इस टाइप का कप है, तो कप में आप देखोगे कि सरफेस एरिया क्या है, कम है। सरफेस एरिया मतलब आपको टॉप का ही देखना है। सॉसर में क्या होता है, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होता है एक्सपोज्ड। आप देखोगे कप का जो ओपनिंग है और जो सॉसर है, वो उसमें सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, सॉसर का। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर इन सॉसर देन इन द कप। That's why we are able to sip hot tea easily when it is poured in a saucer rather than in a cup. तो आपका आंसर क्या होगा? As the surface area of saucer is more in comparison to a cup, rate of evaporation is faster in a saucer than in the cup. Okay. What type of clothes should we wear in summer? Summer में आपको बोला जाता है कॉटन क्लोथ्स के लिए। अब कॉटन क्लोथ्स पहनने का रीजन क्या है समर में? तो देखो, हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है कि वो पर्सपिरेशन शो करता है, मतलब स्वेट जनरेट करता है। तो स्वेट, अगर स्वेट जनरेट हो रहा है आपकी बॉडी में, तो कॉटन क्लोथ्स अगर आपने पहने, तो कॉटन क्लोथ्स क्या करेंगे, उस स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे। There are small pores, there are tiny pores in cotton fabric. Cotton जो फैब्रिक होता है उसमें tiny pores होते हैं. So those pores they absorb sweat from our body. वो स्वेट को एब्जॉर्ब किया, तो वाटर कहां पे एक्सपोज, स्वेट कहां पे एक्सपोज हो गया, एटमॉस्फेयर में। पहले अगर आपने कोई दूसरा फैब्रिक पहना है तो वो स्वेट आपका एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं हो रहा है ड्यू टू क्लोथ्स। बट कॉटन में क्या होता है, वो स्वेट उन पोर्स से बाहर आके एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है। तो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है तो वो क्या करता है, इवेपोरेट होने का ट्राई करता है। उसमें एब्जॉर्ब हुआ तो इवेपोरेट होने का किससे ट्राई करेगा, हमारी बॉडी हीट भी और बाहर की भी हीट भी। तो जब वो इवेपोरेट होगा तो हमारी बॉडी हीट भी यूज होगी, बाहर की हीट भी थोड़ी यूज होगी। सो बोथ द हीट्स आर यूज। सराउंडिंग्स भी थोड़ी ठंडी हो रही है क्योंकि वहां से भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है और हमारी बॉडी से भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो उस टाइम पे क्या होगा, कॉटन फैब्रिक से स्वेट एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हुआ, तो दैट स्वेट विल इवेपोरेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड सराउंडिंग्स, मेकिंग आवर बॉडी कोल्ड। हमारी बॉडी थोड़ा ठंडा फील करेगी। दैट्स व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। ठीक है, अब आ जाओ, फिनिश हो गया ये। अब आ जाओ सीधे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में फर्स्ट 2 क्वेश्चंस केल्विन टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू केल्विन है, वो आपको आता है 273 वाला, हमने होमवर्क में भी बहुत सारे सम्स कर लिए। ओके, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। मैं आपको इसके आंसर्स समझा दे रहा हूं, आपको पढ़ने नोट्स में से। ठीक है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नैफ्थलीन बॉल्स आपने देखा होगा कि घर में बहुत जगह पे रखी जाती है, वॉशरूम्स में रखी जाती है, जहां पे पुराने क्लोथ्स कहीं पे स्टोर किए हो वहां रखी जाती है। ठीक है, तो नैफ्थलीन बॉल्स आर सबलाइन। क्या होती हैं, सबलाइन। सबलाइन मतलब वो सॉलिड से सीधे कन्वर्ट होती हैं गैस में with the help of sublimation. So after some time they get converted into gaseous form. और gaseous form में convert हो गई मतलब वहां पे कुछ बचेगा नहीं, गैस तो सीधे diffuse हो जाएगी। Clear? So naphthalene balls are sublime, means they get converted from solid to gaseous form directly. That's why they disappear with time. We can get the smell of perfume sitting several meters away due to the diffusion of particles present in the perfume. As the diffusion is highest in case of gases, so due to this diffusion we can smell the perfume even we are several meters away.
Arrange the following substances in increasing order of forces of attraction between the particles. Water, sugar, oxygen. Increasing order. सबसे कम attraction किसमें होगा? जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है. मॉलिक्यूल्स दूर दूर किसमें होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन. तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर किसमें होते हैं? गैस में होते हैं. तो सबसे पहले आएगा ऑक्सीजन, then water, then sugar. Sugar is a solid. So gas, liquid and solid. सबसे ज्यादा फोर्स क्या होगा? शुगर में होगा. What is the physical state of water at 25 डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? लिक्विड. 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? आइस में. और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? वेपर में. ओके. Give 2 reasons to justify water at room temperature is a liquid. कोई भी 2 रीजन दो. So क्या 2 रीजंस देंगे? Water has no fixed shape. It has fixed volume. कोई भी लिक्विड की प्रॉपर्टी बताओ. Water has no fixed shape. It has fixed volume. Its compression is negligible. तो लिक्विड्स में जो भी प्रॉपर्टीज लिखाई तो इसमें से कोई भी 2 प्रॉपर्टी बोल दो. So at room temperature water has no fixed shape. 0 डिग्री से कम हो तो आइस का शेप फिक्स है, बट रूम टेम्परेचर पे फिक्स नहीं है. इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम. सो आप कोई भी 2 रीजंस दे सकते हो इसमें. एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. तो सॉलिड के कोई भी 2 रीजंस दो. इट हैज फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम. ठीक है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी हाई, कंप्रेशन इज नेग्लिजिबल. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं. 7th, why is ice at 273 Kelvin why is ice at 273 Kelvin? Ice at 273 Kelvin. Ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature. देखो, आइस 273 केल्विन. ठीक है, तो आइस का स्टेट चेंज हुआ नहीं है. आइस अपने ओरिजिनल स्टेट में है. तो इसमें सिर्फ इसमें लेटेंट हीट प्रेजेंट नहीं है. बट हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि आइस 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस. ये भी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. हमने देखा जैसे ही 0 डिग्री पे, जैसे सपोज बीकर को आप हीट कर रहे हो. ठीक है, यहां पे स्टैंड है, उससे आप हीट कर रहे हो. यहां पे आइस के क्यूब्स हैं. 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया टेम्परेचर. या 0 डिग्री, हाँ बहुत माइनस में था, हमने हीट करना स्टार्ट किया, तुरंत 0 आ गया, तुरंत आइस हमने हटा दी. तो आइस 0 डिग्री पे है. फिर इसको हमने हीट करते गए. इसको हीट करते जाएंगे तो ये 0 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पे आइस का स्टेट चेंज होगा. किसमें होगा? वाटर में होगा. तो वाटर में स्टेट चेंज होने लगेगा. वाटर में जब तक पूरा स्टेट नहीं चेंज होगा तब तक 0 डिग्री से आगे बढ़ेगा नहीं. तो 0 डिग्री वाले वाटर में सपोज स्टेट चेंज हो गया, अब टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो गया है. तो अब 0 डिग्री पे वाटर है. तो 0 डिग्री पे जो वाटर है उसमें लेटेंट हीट भी प्रेजेंट है. लेटेंट हीट मतलब एक ऐसी हीट जो स्टेट चेंज करने के लिए यूज होती है. तो आइस में ऐसी कोई हीट नहीं थी. बट आइस से जब वाटर में स्टेट चेंज हुआ तो वाटर भी 0 डिग्री पे ही रहा. बट उस वाटर में क्या ऐड हो गया? लेटेंट हीट. अब हीट ऐड हो गई है तो कूलिंग में ये वाटर इतना इफेक्टिव नहीं है जितना आइस इफेक्टिव है. क्योंकि हीट ऐड हो गई है मतलब इसमें भले ही 0 डिग्री है बट कूलिंग इफेक्ट इसका कम हो जाएगा ड्यू टू दिस हिडन हीट, ड्यू टू दिस लेटेंट हीट. जहां पे भी हीट होगा वहां पे कूलिंग इफेक्ट क्या होगा? कम होगा. सो दैट्स व्हाई आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग बिकॉज इट डजंट हैव एनी लेटेंट हीट प्रेजेंट इन इट. What produces more burns?
बॉइलिंग वाटर और स्टीम, ठीक है, बॉइलिंग वाटर, सपोज वाटर, बॉइलिंग वाटर मतलब वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस या स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों ले लेते हैं, मतलब ये कन्वर्ट हो गई है स्टीम में। तो जब वाटर को आप हीट करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, ये अलग कर दिया। दूसरा ऐसे वाटर अगर आप हीट करते जाओ तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, स्टीम में, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं जब तक वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। एक बार कन्वर्ट हो गया, सपोज अब स्टीम भी 100 पे ही है, बट इस स्टीम में क्या प्रेजेंट है, लेटेंट हीट प्रेजेंट है, क्योंकि इसका स्टेट चेंज हो चुका है। नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लेटेंट हीट, water is converted into steam, but due to this presence of latent heat, it will cause more severe burns than water at 100 degree. Steam at 100 degree will cause more severe burns than water at 100 degree because of the presence of latent heat. ठीक है। 9th, आपको A, B, C, D, E प्रोसेस नेम करने हैं, तो 9th क्वेश्चन कर लेते हैं। ए क्या है, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। बी क्या है, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। नाउ व्हाट इज सी, सी इज गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। What is D? लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। E, सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। F, गैस टू सॉलिड डायरेक्टली, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। तो इतनी टर्म्स मैंने आपको डिफाइन भी कराई थी, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, इवेपोरेशन का टॉपिक से थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें, उसके क्वेश्चंस आपको ज्यादा आएंगे, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू द एक्सरसाइज, लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, नो नीड टू राइट दोज आंसर्स अगेन इन योर नोटबुक, जितने नोट्स लिखवाए उतने लिखो, बाकी के क्वेश्चन आप नोट से प्रिपेयर करो। मैंने एक्सप्लेन तो सारे क्वेश्चंस कर दिया, कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।